एक दिन जवाबदेही होनी है कटहरे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कटहरे में खड़े होना है, पूछ होनी है भई कीता की। देखो इसको पहले मैं एक कामयाबी का फ़ॉर्मूला है मेरे नज़दीक जिससे मैं आगे निकला। अब मेरे वो फ़िल्टर हैं, मैं उन फ़िल्टर्स को लगा के यूथ को देखता हुँ, हूँ। मैं उसकी बिना पे बात करता हूँ कि ये डी ट्रैक इनको समझ नहीं आ रही जाना किस तरफ है। मेरे नज़दीक जो कामयाबी है ना, कामयाबी का फ़ॉर्मूला सब ये 4 इंग्रीडिएंट्स हैं। नंबर 1 पे अदब है। आपके ज़ात में जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी समराइज़ करें तो वो अदब है। हुँ, सेकंड इंग्रीडिएंट जो है वो ईमानदारी है। थर्ड जो है वो मेहनत है। मेहनत अब कौन-सी है? अब ये बड़ा सिंपल सा लफ्ज़ है, स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क। हम पीछे क्यों हैं? हमारे यूथ पीछे क्यों है? बिल्कुल। अदब से हम दूर। ईमानदारी कितनी है? हम सबको पता है। हम हज उम्रे में हम पाकिस्तानी नंबर 1 है, ईमानदारी में 60वें नंबर पे हैं। तो भाई ट्रू मेंटोर्स की तलाश के लिए खुद का सफ़र स्टार्ट करना यहाँ से। जिस दिन ये इम्प्रूव होना शुरू हो गया, मेंटोर्स खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएँगे। हम हमारे जो उस्ताद हैं, आपको ये नहीं लगता कि हमें उनको उस्ताद का टाइटल देने से पहले उनको भी बहुत रिफाइनिंग की ज़रूरत है, ये पॉलिश करने ये की? है कि हमारी स्कूल इंडस्ट्री में मेजॉरिटी लोग वो हैं जो कि एजुकेशनिस्ट है ही है नहीं। ही नहीं। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अवैस अहमद खान। आज आप लोगों के साथ मैं जिन पर्सनैलिटी को लेके आया हूँ, उमर रियाज़ साहिब, जो मशहूर हैं एजुकेशन वाला के नाम से। और एक कम्युनिटी में मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो आज जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसी पर्सनैलिटी को लेके आया हूँ, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से तजुर्बात किए हैं और बहुत से तजुर्बात करके उनको फ़ेल भी किया है और उनको सक्सेस की तरफ भी लेके आए हैं। क्योंकि फ़ेलियर होगी तो सक्सेस का मतलब पता चलेगा कि किस तरीके से हम सीखेंगे तो ही हम आगे जाएँगे। अ, अगर मैं इनके इंट्रो की बात करता चलूँ तो ये सीईओ हैं मार्चिंग बेल स्कूल्स के, सीडबलओ हैं स्कूल ऑफ अर्ली स्किल्स के, एपीएस स्कूल्स एंड कॉलेजेस के, उसके अलावा गैलेक्सी स्कूल्स, मेटा कंप्यूटर कॉलेजेस, फाउंडर हैं ये उमर रियाज फाउंडेशन के, उराइटेक्स के, एचईयू, बॉसिस, कॉस्मेटिक्स के। तो माशाल्लाह से उमर साहब ने ना कुछ छोड़ा नहीं है। और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में इन्होंने काम किया है, बहुत से बिज़नेसेस स्टार्ट किए हैं, फ़ेल किए हैं। सबसे पहले आज हम इनसे जो जानेंगे वो फेलियर्स की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है ना वो सक्सेस की बात करते हैं, फेलियर्स की बात बहुत कम लोग करते हैं। और इनसे हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फ्यूचर प्रूफिंग करियर्स, एसेंशियल आईटी स्किल्स फॉर नेक्स्ट डिकेड। ठीक है। और सर जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें ज्वाइन किया और एग्जेक्टिव इनसाइट्स में चार चांद लगाने आप आए। थैंक यू। ठीक है। तो सर जी, सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि आपने सर मैं आपका इंट्रो देख रहा था उमर साहब का, तो मुझे पता चला उमर साहब जो है वो 19 साल की उम्र से जो है ना, बिल्कुल वो ऐसे ही। इंडस्ट्री में हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। और 6th क्लास में थे जब ये ना चीज़ें बेच दिया करते थे। एंटरप्रेन्योर हैं माशाल्लाह से। तो उमर साहब, हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है वैसे ही। आपने जो ज़िंदगी में तजुर्बात किए हैं और कहाँ-कहाँ, किस-किस तरीके से फेलियर्स मिला और गिर के किस तरीके से खड़ा हुआ जाता है? बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी कमाल की बात है, बड़ी कमाल की डिस्कशन है अवैस। मैं समझता हूँ कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब कहानी है। अगर हमारी यूथ ये समझ जाए कि वो उस कामयाब कहानी को सुनने की अगर कोशिश करे, उसमें से मैं तो अक्सर ये मैसेज देता हूँ कि हर कामयाब इंसान के पीछे कामयाब कहानी, सर, उस कुछ कहानी को लोग तो सुने। कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे कामयाब औरत होती है। कामयाब औरत आप होती है, बिल्कुल कहानी होती है। की मैं तो बात अक्सर करें। मैंने मेरा एक इंटरव्यू था जियो पे, वहाँ मैंने बोला था, उसने बोला कि का हर कामयाब इंसान के पीछे औरत है। मैंने कहा औरत नहीं, कामयाब औरत। अच्छा। क्योंकि नाकामी के पीछे भी औरत है। औरत कामयाब होगी तो आप कामयाब होंगे। ये पूरा एक फ़लसफ़ा है। हुँ, इस पे भी हम बात कर सकते हैं। हुँ। तो हर कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब कहानी है। उस कामयाब कहानी को सुनें, अपने हिस्से की चीज़ें उठाएँ, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएँ ताकि कामयाबी का सफ़र आसान हो। हम यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। मैंने जब स्टार्ट लिया, उससे पहले की स्टोरी बताता हूँ कि व्हेन आई वाज़ इन 6th क्लास, 5 या 6 के अराउंड हमारे घर में अखबार आता था आवाज़। हुँ, आवाज़ अखबार का में ₹1 का था या ₹2 का था। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ना मैं अक्सर देखा करता था कि मोमबत्ती के सांचे बनवाएँ।
मोमबत्ती के सांचे बनाए। अब अल्लाह आलम वो क्या होती है मोमबत्ती के सांचे। नीचे एक पीडीसीएल का नंबर, पीडीसीएल का दौर था। बिल्कुल। हमारे घर में पीडीसीएल था। मैंने एक दिन ना कोई 8-10 मर्तबा मैंने जो वो ऐड देख लिया ना, मैंने कॉल कर ली। अब वो शालम मार्केट में कोई मोहतरम थे, उन्होंने कहा जी हम मोमबत्ती बनाने का तरीका आपको बताएँगे साथ थोड़ा-सा, जिस तरह बनती है आपको उसका सामान भी दे देंगे। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, पूरी डिटेल मैंने उससे ले ली। डिटेल लेके मैं कॉपी पेन से लेके बैठ गया। मैंने कहा ये इतने का सामान आ रहा है, ये ऐसे-ऐसे बनेगा। उस टाइम पे मोमबत्ती आपको पता है ये मैं बात कर बहुत रहा हूँ 94 या 95। बहुत वैल्यू रखती थी उस हाँ, टाइम। 95 मोमबत्ती बड़ी बिकती थी तब। बड़ी बिकती थी। मैंने उसका पूरा स्केच बनाया, मैंने कहा इतने का सामान मिलेगा, मैं लाके गली मोहल्ले की दुकानों में बेचूँगा, इतने पैसे में मैंने फिर पता किए, शॉप्स के ऊपर जाता रहा। मेरे अंकल की भी शॉप थी, वहाँ से पता किया मैंने कि कितना बिकती है। मैंने पूरा मॉडल बना लिया। वो लगा बात है मेरी मदर ने करने नहीं दिया, वो तरह ये नहीं, अभी नहीं, आगे चले। और ये जब मैं अर्निंग में प्रॉपर आया हूँ, बिज़नेस मॉडल बना दिया मैंने, ये बाय बर्थ जो है ना, मैंने ये घर से चीज़ें सीखी हैं। मेरी मदर एक लेवल की एंटरप्रेन्योर थी, क्या बात है! वो बिज़नेस करती थी और मेरी उनसे तकरार होती थी कि हुँ, आप हुँ। ये क्यों करती है? और वो फरमाती होती थी कि पुत्र मैनू नहीं ज़रूरत हैगी, ये जो लोग मेरे साथ अटैच है ना, इनके घर चलते हैं। क्या बात है! जिस दिन उन्होंने ये बात की मैं पीछे हट गया, मैं कहा छोड़ो, ये जो कर रही है ना नेक्स्ट लेवल की बातें। इसी बात को सेकंड करूँगा कि मैं इस फ़ील्ड में क्यों इन हो गया। मैं एक बच्चे से स्टार्ट हुआ था, मेरे दोस्त का भांजा, मेरे पीछे-पीछे था, उमर भाई मुझे मैथ करवा दे, मैथ करवा दे। वो अम्मा के जहेज़ की कुर्सियाँ 2 रख के बैठ गए। वो एक का सफ़र जो है वो 100 में तब्दील हो गया, क्या बात है! माशाल्लाह। घर के अंदर ही। वो 3 क्लास फेलो मेरे साथ लग गए तब। ये काफ़ी अच्छी हैंडसम अर्निंग हो गई। ये 2007 की बात बता रहा हुँ, हूँ। हुँ। एक उस्ताद मोहतरम है मेरे, लाहौर कॉलेज के ओनर हैं, अरशद चौधरी साहब। मुझे स्कूलिंग में उन्होंने पुश किया। वो एक दिन मिलते हैं, "बेटा कर क्या रहे हो?" मैं कहा, "सर ये कर रहा हूँ।" वो फरमाते हैं, "पुत्र तू तो बड़ा बड़ा काम कर लिया। आपने 3 घर चला दिए। अल्लाह आपको ज़्यादा घर चलाने वाला बनाए।" ये बात मेरे अंदर बैठ गई। मैं सेकंड मीटिंग में जब उनसे मिला, मैंने कहा, "सर उसको उस जो सेंटेंस आपने बोले थे ना, वो मेरे अंदर बैठ गई हैं, उनको तशरीह करें हम।" वो कहते हैं, "पुत्र यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़। तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, फ्रंट लाइन पे खेलने वाली, तो तुम्हारा क्या जाता है? इनिशिएटिव लेते जाओ, लोग साथ-साथ मिलते जाएँगे, उनका रोज़गार चलेगा।" फिर नहीं मैं रुका, फिर मैं अब जो फेलियर और जो काम है ना, वो मैंने फिर जो भी मुझे समझ आती है मैं इनिशिएटिव ले लेता हूँ। चाहे वो कामयाब हो, चाहे फेल हो, अगली बात है। और ये ऐसा क्यों है, ये भी बात समझने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे मुझे सुन के लोग सारा कुछ करना शुरू कर दें। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं हर टाइम जो है वो एक्टिव रहता हूँ, मुतहर्रिक रहता हूँ। मुझे नए-नए डिस्कवरीज़ करना पसंद है। हुँ। नए लोगों से मिलना पसंद है, नए टॉपिक्स पे बात करना पसंद है। मैंने जब से मैट्रिक से लेके अब तक मैं यही करता आ रहा हूँ। मैट्रिक में था, तो मैंने एक टाइम पे 2-2 3-3 डिफरेंट कोर्सेज़ जॉइन किए होते थे मैंने, डिफरेंट डोमेन्स के, ठीक है? इंटर में मेरी यही आती थी और ग्रेजुएशन में जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करूँ तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और कॉमर्स ग्रेजुएशन के दौरान मैंने मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स किया, ठीक है? अभी बोलेंगे दोनों का तो तालमेल ही कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं गया, जो कॉमर्स में मुझे समझते थे वो कहते, "भई किधर जा रहे हो?" मैंने कहा, "भई करना है भई।" हुँ। जो वहाँ पता चला वो बड़े शॉक्ड हुए कि, "भई आप यहाँ करने आ गए हो?" यहाँ क्या करना है? मैं कहा, "मैं करने आ गया हूँ बस, मेरा शौक है, हॉबी है।" हुँ, डिफरेंट जो है वो सर्टिफ़िकेशन लेना, डिफरेंट कोर्सेज़ करना, तो ये उस बिना पे ही मैं जो है ना वो छेड़ लेता हूँ काम। मुझे हुँ, फीलिंग आती है, हुँ। थोड़ी-सी भी काम समझ आए मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये मानना है कि आपके माइंड में कोई आइडिया आ जाए ना, उठ के दौड़ लगा दें। परफेक्शन की तरफ ना जाएँ। हम लोग फेल इस वजह से होते हैं कि हम कोई भी इनिशिएटिव लेके पहले पेपर वर्क करते हैं, सोचते रहते हैं, प्लानिंग करें, सोर्सेज़ इकट्ठे करें, ये करें, वो करें, इतने मोटिवेशन डाउन होती है, काम खत्म। एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से आपने ये सोचा कि अब जो है ना वो मुझे फलाँ स्कूल स्टार्ट करना है और जब आपने अपना पहला स्कूल स्टार्ट किया, तो उसकी सक्सेस मिली आपको या फेलियर मिला? जी, पहला जब स्टार्ट लिया वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। इसके अंदर नाकामियाँ भी काफ़ी हैं, लेकिन मैं पहले कामयाबी को बताऊँगा, बड़ा वो मैजिक है। मैं 2007 से लेके 16 तक तकरीबन 8 से 9 साल मैंने रवायती सिस्टम पैसे कमाने पे ज़ोर रखा है। मुझे नहीं समझ आती थी एजुकेशन है क्या? ठीक है। माइंड में क्वेश्चन भी आते थे, "भई कर क्या रहे हो? कर क्या रहे हो? खाली ये लोगों को जो है ना वो पुतली तमाशा" ये एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है। मैं इसको पुतली तमाशा बोलता हूँ। ठीक है ना? हमारा एजुकेशन सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक सब फ्लॉप है। हम फेक प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी उसी में शामिल था।
2007 से लेके 16 16 तक, 16 में जाकर समझ आना शुरू हुई, मतलब समझ तो पहले ही आई थी, कर क्या रहे हैं? हम दे क्या रहे हैं भई अल्टीमेटली? सवाल अंदर जनरेट हो रहा हाँ, था, जवाब अल्टीमेटली नहीं। अल्टीमेटली एक दिन जवाबदेही होनी है, कटहरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कटहरे में खड़े होना है, पूछ होनी है भई किता की, तय व्हाट्स द रिज़ल्ट, ठीक है हुँ, ना? अब इसी दौरान एक पूरा चमत्कार हुआ ये कि हुँ, रातों-रात मार्चिंग बैल वजूद में आ गए। ये ठीक है। मार्चिंग बैल स्कूल प्रॉपर एक ये मिशन है। हुँ, ये प्रॉपर एक मिशन है। ये हुँ, इसका हमारा स्लोगन, हमारा स्कूल का लोगो, हमारा स्कूल का नाम, हमारी स्ट्रैटेजी, ये पूरा एक मिशन है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें एज़ाज़ है। मैं फ़ख्र से बात करता हूँ कि जो हमारी ये प्रोडक्ट है, ये पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं हुँ। है। और मुझे ये लगता है, यही रियल वैल्यूज़ हैं जो बच्चे में होनी चाहिए। ये ही सोच जो है इस मार्चिंग बैल स्कूल का सफ़र बनी। ये मार्चिंग बैल स्टार्ट पे नहीं था, मार्चिंग बैल 2017 में जो इसकी इन्वेंशन हुई। ठीक है ना? और इसी हमने बेस पे इसको किया कि हमने रियल प्रोडक्ट दे क्या रहे हैं और अब देंगे क्या? और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम समझते हैं कि अब हम ट्रैक पे हैं, अब प्रॉपर एक टीम है। फ्रेंचाइज़ सिस्टम भी ये 17 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, अच्छा, या माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मार्चिंग बैल प्रॉपर इसको इसका बात लंबी हो जाएगी अगर इसको डिफाइन करूँ तो। ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में आप ये मुझे कह रहे हैं कि हमारी जो यूथ है वो डी-ट्रैक हुई हुई है, बिल्कुल ठीक ऐसा है? ही। तो आपने अगर ये वर्ड यूज़ किया डी-ट्रैक का, बिल्कुल डी ट्रैक। डी-ट्रैक हुई हुई है, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें कि आप ये देखिए कैसे समझते हैं कि बिल्कुल डी-ट्रैक मैं है? समझता हूँ। मैं देखो इसको पहले मैं एक कामयाबी का फ़ॉर्मूला है मेरे नज़दीक हुँ, जिससे मैं आगे निकला। अब मेरे वो फ़िल्टर हैं। मैं उन फ़िल्टर्स को लगा के यूथ को देखता हूँ। हुँ, मैं उसकी बिना पे बात करता हूँ कि ये डी ट्रैक इनको समझ नहीं आ रही जाना किस तरफ है। देखो काम ये बात बहुत ही बड़ा लंबा टॉपिक है ये, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे नज़दीक जो कामयाबी है ना, कामयाबी का फ़ॉर्मूला सब बुक भी राइट कर रहा हूँ। हुँ, इस पे 4 इंग्रीडिएंट्स हैं। नंबर 1 पे अदब है। अदब मतलब ये नहीं है कि बड़ों का कहना मानना, नो। आपके ज़ात में जितनी भी गुड क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी समराइज़ करें तो वो अदब है, हुँ, ओके? सेकंड इंग्रीडिएंट जो है वो ईमानदारी है। थर्ड जो है वो मेहनत है। मेहनत अब कौन-सी है? अब ये बड़ा सिंपल सा लफ्ज़ है, स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। हमें शुरू से गलत पढ़ा रहे हैं, मेहनत, 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 वो कौन-सी मेहनत? अभी मैं एक मोहतरम से मिल रहा था, वो बेचारा उसका घर का किचन में मुश्किल चलता है, सारा दिन स्ट्रगल करता है वो। वो मुझे मेरे पास आया, मुझे कुछ और जॉब दे दे। मैं कितने घंटे काम करके आए हो? कहते हैं 16 घंटे। मैं 16 घंटे को कर रहे हो, मज़ीद क्या करोगे भई? सर निज़ाम नहीं चलता। इससे ज़्यादा हार्ड वर्क क्या हो? हमें बताया ही नहीं गया मेहनत करनी कैसे है। मैं अगर मेहनत का नाम ले रहा हूँ, तो मेहनत का मतलब है स्मार्ट वर्क। 3 चीज़ें हो गई, लास्ट पे है हुनर। हुनर मीन स्किल्स, जो हम स्किल्स ले रहे हैं, हमारी यूथ जो स्किल्स ले रही है, अच्छा, पूरी ज़िंदगी अवाम जो मैं है ना। इसको मैं हाँ, समराइज़ करूँगा। अभी 4 चीज़ें मैंने बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 4 चीज़ों को अगर मैं कैटेगरी अगर इम्पोर्टेंस बताऊँ तो अदब के 40 मार्क्स हैं, ईमानदारी के 30 मार्क्स हैं, मेहनत के 20 मार्क्स हैं, स्किल के, हुनर के 10 मार्क्स हैं। हम पीछे क्यों हैं? हमारे यूथ पीछे क्यों हैं? वो 10 मार्क्स जो भी पूरे नहीं होते, वो लेकर 100 नंबर की गेम विन करना चाहते हैं। बिल्कुल। अदब से हम दूर, ईमानदारी कितनी है, हम सबको पता है। हम हज उम्रे में हम पाकिस्तानी नंबर 1 है, ईमानदारी में हम 60वें नंबर पे हैं। अदब से हम दूर, ईमानदारी से हम दूर, स्मार्ट वर्क हमें करना नहीं आता, खाली 10 नंबर से लेके हम किस तरह विन कर पाएँगे, ये है फ्लॉप होने की रीज़न हुँ, हमारी हुँ, यूथ की। वो स्किल, स्किल, स्किल भाई जो बेसिक चीज़ें हैं जिससे आगे ग्रोथ मिलती है, उस तक हम जा ही नहीं रहे, वहाँ से हम दूर हैं। ये रीज़न है डी ट्रैक होने की। आप बीइंग अ सीईओ आपसे भी क्वेश्चन है कि आपको कभी अच्छे एम्प्लॉयी की ज़रूरत पड़ती है, टीम मेंबर की, नहीं मिलता। नहीं मिलता। और जो टीम मेंबर है मार्केट में फिर है उनको काम नहीं मिलता। और भई मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी नहीं है। बिल्कुल बेरोज़गारी नहीं है, जितना आसान पाकिस्तान में पैसा कमाना दुनिया में नहीं है। बेरोज़गारी इस सेंस में नहीं है, हम ब सीईओ यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, जो परफ़ॉर्म करने वाले कहीं यहाँ पे है, और दरमियान का गैप फ़िल नहीं करना चाहते। हुँ, अब क्या है, अगर वो फ़िल करना शुरू कर दें, तो वो अवैस बनते हैं। फिर वो सीईओ की लिस्ट में आते हैं, फिर वो चेंज मेकर की लिस्ट में आते हैं, फिर वो कोई परफ़ॉर्मर करने वाले की लिस्ट में आते हैं। हमारी यूथ ये करना ही नहीं चाहती, वो जो रगड़ा है, वो दरमियान में कौन खाए? ना उनको बताने वाला, ना कोई प्रॉपर मेंटर है, ना हमारे सिलेबस में चीज़ें शामिल हैं। वो सिलेबस में चीज़ें जो रियल एजुकेशन है, वो तो है ही नहीं। मैं इस सेंस में कहता हूँ सिस्टम फ्लॉप है। बिग एजुकेशन में ये बात पूरे वसूख के साथ कैमरे में रिकॉर्डिंग करवा के कह रहा हूँ, ज़ीरो से लेके ऊपर सिस्टम ही फ्लॉप है हमारा। हम री प्रोडक्ट वो जनरेट करें इसकी ज़रूरत ही नहीं है।
रिजल्ट कहाँ से आएँगे? अल्लाहु अकबर! तो हम लोगों को इसके लिए अपने आप से किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? कहते हैं ना सबसे पहले अपने गुड, आप से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद जो है वो अपने इर्द-गिर्द की कम्युनिटी को देखते हैं कि बिल्कुल हम ऐसा ही कैसे बेहतरी कर है। सकते वैसे हैं। वो अच्छा क्वेश्चन है, सफ़र ही खुद से स्टार्ट होता है। खुद से जीतने की ज़िद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक ज़माना है। मैं इसको इस तरह क्लियर करता हूँ, देखिए आपके थंब इम्प्रेशन है, आप आईटी के बंदे हैं, मेरी बात को समझेंगे। ये थंब इम्प्रेशन पूरी दुनिया में 8 अरब तकरीबन लोग हैं, बिल्कुल। एग्री? हुँ, आपका थंब इम्प्रेशन 8 अरब लोगों में से किसी से नहीं मिलेगा। नहीं मिलता। ये कभी भी नहीं मिलेगा, जब से डेटाबेस बनी है अब और आने वाले टाइम पे। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, वो कह रहा है कि शायद 64 मिलियन सॉरी 64 अरब लोग शायद हों, तो आपका एक अवैस का थंब इम्प्रेशन शायद मिल जाए। फिर भी वो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो शायद में दे रहा है, मे बी मिल जाए। हुँ, ये दलील है इस चीज़ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर किसी को यूनीक पैदा किया है। बिल्कुल। यूनीक पैदा करके उसने अशरफ का ऊपर स्टैम्प भी लगाई। अशरफ का मीन होता है कामयाब, बुलंद। हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी नहीं करते। हम एक-दूसरे को देखा-देखी हम जो है रिज़ल्ट लेने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम इस सफ़र में चल निकले कि हमारे अंदर क्या है, हमारे खालिक़े कायनात ने जो हमें अशरफ का टैग लगाया, जो बनाने वाले ने टैग लगाया, वो क्या है? जिस दिन खुद का सफ़र स्टार्ट हो गया, मैं कहता हूँ उस दिन जो है वो चेंज मेकर भी बन जाएँगे, सब कुछ हो जाएगा। ये चेंज मेकर जो होते ही वो हैं जो खुद से आशना होना शुरू हो जाते हैं। और जब खुद से आप आशना होना शुरू होते हैं, फिर आप तन्हाइयों का सफ़र ढूँढते हैं। फिर आप दुनिया से कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में रोल मॉडल क्या होता है? और आजकल के दौर में रोल मॉडल एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें, तो कौन है आपकी नज़र में? और हम इस टाइम क्या काम कर रहे हैं एजुकेशन में? देखिए, रोल मॉडल जो है ना वही है जो जो इन वैल्यूज़ पे पूरा उतरे। वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी। हुँ, जो अदब में लेवल का काम कर रहा हो, जिसकी वैल्यूज़ नज़र आएँ, ईमानदारी जिसकी जो है वो आपको समझ आए कि ये बंदा जो कह रहा है कौलो-फिल में तदाद नहीं है। हुँ, स्मार्ट वर्क करना जानता है, वही रियल हीरो है, वही रियल लीडर है, उसी को फ़ॉलो करना चाहिए। अदरवाइज़ हमारा हम वैसे हम यूथ हमारी पीछे इस वजह से है, हम जो है वो टिकटॉकर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, एवं ही जो बात किसी ने कर दिया कि उसको फ़ॉलो करना शुरू करा। जो रियल मेंटोर्स हैं वो मौजूद हैं, उनको तलाश करें। हुँ। उनकी जो है वो फ़िल्टर लगाएँ उनको, अपने उनको वेरीफ़ाई करें। अगर आपको रियल ट्रू मेंटोर मिल जाए तो उसका पीछा ना भी छोड़ें। वो जो कहता है उसको क्या करना शुरू करें। पहचान है इसकी असल मेंटोर को तलाश करने की कि हुँ, हम निकले तो हैं तलाश करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमें पहचान नहीं हो रही कि ये जो इंसान है, बड़ा क्या हेवी क्वेश्चन है। हमारे लिए हमारे देखिए बेहतर के लिए है? जब भी वैसे ये मैग्नेट है मैग्नेट, मैग्नेट होता है मग़नातीस, उसको लोहे के करीब करें तो दोनों में अट्रैक्शन पैदा होएगी। एग्रीड? हुँ, मैग्नेट को इस कप के पास ले जाना, इस कप को फ़र्क पड़ेगा ना मैग्नेट को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क। मैग्नेट को इस लकड़ी के पीस के पास ले आएँ, ना इसको फ़र्क पड़ेगा ना उसको फ़र्क पड़ेगा। वो भाई ट्रू मेंटोर्स की तलाश के लिए खुद का सफ़र स्टार्ट करना यहाँ से। जिस दिन ये इम्प्रूव होना शुरू हो गया, मेंटोर्स खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएँगे। हमारे वो फ़िल्टर ही नहीं होते, हमें वो देखने वाली आँख ही नहीं होती, हमें नज़र इसलिए नहीं आते कि हमारे ऊपर काम होने वाला है भाई। हम मैग्नेट को लोहे के पास ले जाने के बजाय प्लास्टिक के पास, लकड़ी के पास, पहले हमें इस चीज़ को समझना है कि जो मैग्नेट है वो पकड़ता किस चीज़ को है। मतलब इसका ये है कि हमें पहले अपनी धुलाई करनी है, पहले अपने आप को अपग्रेड करना है, मेंटोर खुद ब खुद सामने आ जाएँगे। मैं ये पूरे चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ आपको, मैंने स्टार्ट भी इससे लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम सोचता हूँ, मेरे काम होना शुरू हो जाते हैं। खुद ब खुद लोग मेरे करीब आना शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए है कि मैंने अपनी सेल्फ डिस्कवरी का सफ़र अभी स्टार्ट किया है। कि मैं हूँ क्या? मेरे खालिक़ ने मुझे पैदा कहाँ पे फ़रमाया और मेरे ज़िम्मे क्या है? मैं हूँ क्या? मैंने अभी इसका सफ़र शुरू किया है और ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, इस सफ़र की को जो आपने शुरू किया है, तो उसमें आपने क्या चेंज लेके आए हैं? और कोई ऐसी जी हाँ। देखने वाली ऑडियंस है, वो ये जानना चाहती है कि जिस सफ़र की तलाश में आप निकले हैं और जी। जो सफ़र की शुरुआत की है, वो क्या है? जी, वो जो सफ़र की मैंने तलाश की है, मैंने उसको सिलेबस में डाल दिया है भाई। मैंने मार्चिंग बेल स्कूल का सिलेबस में डाल दिया है, मैं वो अपनी यूथ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सुनिए वो उसमें क्या है। उसमें 7 डोमेन्स हैं हमारे पास। हुँ, नंबर 1 पे कुरान और सीरत है, नंबर 2 पे कैरेक्टर बिल्डिंग है, नंबर 3 पे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, नंबर 4 पे लाइफ स्किल्स है, 5th पे सोशल स्किल्स है, 6th पे आइडियोलॉजी है।
ये मैंने 6 डोमेन्स का नाम लिया। जो एकेडमिक्स है, जो हमारा दकियानूसी निज़ाम है, उसको मैं 7th में रखा हुआ है। सॉरी, दकियानूसी कह रहा हूँ, है ही दकियानूसी। अब ये 6 डोमेन्स का मैंने नाम लिया, इनकी 600 वैल्यूज़ आर राइट नाउ, फ्रॉम 1 टू मैट्रिक हम ये क्लासें इन चीज़ें करवा रहे हैं। 600 बुकलेट्स हैं, पेरेंट्स की अलहदा, टीचर्स की अलहदा, बच्चों की अलहदा। ये जो 600 वैल्यू से रिज़ल्ट आता है, जिससे सेल्फ डिस्कवरी होती है, ये कोई नया मॉडल नहीं है। ये अंबिया इकराम का, सहाबा इकराम का, औलिया इकराम का, उनको करवाया जाता था। हमने, हमारी टीम ने, प्रोफेशनल टीम से बैठी है। हमने प्रॉपर डिज़ाइन करके उसको बच्चे को इंजेक्ट करना शुरू कर दिया कि यही वो रियल वैल्यूज़ हैं जो बच्चे में डाल दिया जाए, तो बच्चा कम से कम बताना के काबिल हो जाता है कि मैं हूँ क्या? हमारा ये प्रॉपर एक कोशिश है हमारी, हमारा इस सफ़र में है कि हमारे पास बच्चा जब मैट्रिक के बाद निकले तो कम से कम किसी को बताने की पोज़ीशन में हो कि मैं हूँ क्या? क्या हमने ये सफ़र शुरू कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्तादों की ट्रेनिंग भी बहुत वो ज़रूरी है। उसी से रिज़ल्ट आना है। उस्ताद के बगैर तो मुआशरा बिल्ड हो ही नहीं सकता। तो हमारे जो उस्ताद हैं, आपको ये नहीं लगता कि हमें उनको उस्ताद का टाइटल देने से पहले उनको भी बहुत रिफाइनिंग की ज़रूरत है, पॉलिश होनी ये अवैस पूरा ना एक सिस्टम है, ये ऊपर से स्टार्ट होना है। ये एक ऐसा एक पॉलिटिकल सा इश्यू है जो कि हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, टोटली इसको चेंज नहीं कर सकते। हमारा अलमिया ये है, कि हमने उस्ताद वो सेलेक्ट या इलेक्ट कर रखे हैं जो इस प्रोफ़ेशन से रिलेटेड है ही नहीं। है ही नहीं। मेरे सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो कि मैं अब उनकी बात नहीं करता, अपने सिस्टम की बात करता हूँ। मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं जॉब के लिए, हुँ, मैं उनसे पूछता हूँ, "पुत्तर इत्थे क्यों आ गई?" "पुत्तर सारे घर वेलियां बैठियां न। हुँ, घर में फारे बैठे थे, कोई काम नहीं था, हुँ। कुछ नहीं था टीचिंग में।" "ओ भाई इतने फ़िज़ूल काम है, आपको कोई काम नहीं तो बच्चों का बेड़ा गर्क करने आ गए।" उनका एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं है, बस वो मेकअप का खर्चा पूरा करने के लिए, मोबाइल का एक्सपेंस पूरा करने के लिए, वो इस फ़ील्ड में और तबाही का बायस वही है। और अगला अलमिया ये है कि हमारी स्कूल इंडस्ट्री में मेजॉरिटी लोग वो हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट है ही है नहीं। ही नहीं। वो सारे के सारे इन्वेस्टर हैं, ठीक है ना? वो इन्वेस्टर जब इस फ़ील्ड में आया, उसको एजुकेशन का पता ही नहीं, तो फ्लॉप ही करेगा बेटा वो। स्लॉट करेगा। और फिर अगली बात ये है, हमारे पेरेंट्स भी ट्रेन नहीं है ना इस वाले से, हमें पता ही हुँ। नहीं है एजुकेशन है क्या? कहते किसको है? अच्छा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, जी। तो यहाँ से अगर हम पाकिस्तान से निकलते हैं और बाकी कंट्रीज़ की बात करें, तो आपकी नज़र में कौन-सी बेहतर कंट्री है, जो अपनी यूथ की परवरिश अच्छी कर रही है? जी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फ़िनलैंड जो है मॉडल उसका टॉप पे है मेरी नज़र में, जो मैं उसको स्टडी करता रहता हूँ। ओ और उस मॉडल को मॉडिफ़ाई करके अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करता हूँ। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फ़िनलैंड कुछ बेहतर काम कर रहे हैं। जबकि मैं ये समझता हूँ कि कोई भी एजुकेशन लेने से पहले जो इखलाकियात हैं, वो सीखना ज़रूरी है। हुँ। वो जहाँ से मर्ज़ी ले लें। वो किसी मौलवी से सीख लें, किसी इमाम मस्जिद से सीख लें, वालिदैन से सीख लें। और वही रियल एजुकेशन है अवैस। असल में तालीम और तरबियत 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हम फ़ेल इस वजह से, एक अच्छा टॉपिक छिड़ गया, हम फ़ेल इस वजह से हमने तालीम पे ज़ोर रखा हुआ है, तरबियत को हम देखते समझते कुछ नहीं है। हुँ, इस वजह से हम पीछे हैं। ये जो मार्चिंग बेल का सफ़र है, मैंने डोमेन्स को काउंट करवाया, ये वो तरबियत है असल में। मैंने उसको टॉप पे रखा हुआ है। वो तरबियत ही थी जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जो है ना वो हमारे पास हीरोज़ आए। अल्लामा इकबाल, कायद-ए-आज़म अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग आए। ये कोई हाइली बहुत ज़्यादा डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो इतने पीएचडी थे ना, इनके अलावा और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, देख लें आप, कोई पीएचडीज़ नहीं थे। बिल्कुल, वो कुछ नहीं उनको पता, लेकिन इखलाकियात के हवाले से वो एक टॉप थे, पूरा एक वो रोल मॉडल थे रोल वो। मॉडल। असल में रियल एजुकेशन ये है जिससे हमें दूर करा हुआ है। अच्छा उमर साहब, पर्सनल पैशन हुँ, को कैसे तलाश किया जाए? अंदर से किस तरीके से निकाल के उसके हुँ। पीछे भागा जाए? मैंने एक बुक को स्टडी किया था और एक स्पीकर को भी सुना था, मेंटोर को मैंने, वो बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं कि पैशन वो है जो आपको बिल्कुल भी थकाए ना, आप उसमें उकताहट फ़ील ना करें और आपको बिल्कुल बोरियत फ़ील ना हो, आप उसमें जो है ना वो 24-24 घंटे भी लगे रहें तो आपको जो है ना वो आज़ार ना करे, आसान लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। तो ये इस पैशन के जो आपने बात पूछना चाह रहे हैं मुझसे, वहाँ तक भी पहुँचने से पहले जो है ना, मेरी बात फिर वहीं पे है कि जब तक हम खुद की जो है ना वो तरबियत। धुलाई नहीं करेंगे ना, धुलाई नहीं करेंगे, हमें ये भी बात समझ नहीं आएगी हमारा पैशन क्या है। हम डगमगाते रहेंगे। ये ऐसे ही है जैसे ये लाइट है ना, लाइट है। ये लाइट है, गौर से बात समझने वाली, यूथ के लिए भी मैसेज है। ये लाइट है ना, ये प्रॉपर एक अपना फैला रही है, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल,
हमारी यूथ भी ऐसे ही है। अगर हमें कोई एग्ज़ैक्ट और ट्रू हमें डायरेक्शन को सर्च करना है, तो हमें लेज़र लाइट बनना है। हुँ, लेज़र लाइट को फ़ोकस करें, वो उसका पॉइंट एक ही होता है और वो बड़ी दूर तक जाती है वो। लेज़र लाइट का फ़ोकस छोटा-सा होता है, लेकिन वो दूर तक जाती है। हमें लेज़र लाइट बनना है। हमें ये बल्ब नहीं बनना जो कि हर तरफ फैला हुआ है। हमारी यूथ ही कर रही है। हुँ, वो समझ नहीं आ रही, वो आज वीडियोज़ देख ली, को मोटिवेशनल, वो अच्छा ये हो रहा है, इधर भाग जाओ। अच्छा ये हो रहा है, इधर भाग जाओ। ओ भाई, व्हाट इज़ दिस? वो तो जो बताने वाले, आज मैंने बता दिया मार्चिंग बर्गर समझ, सारे पीछे तो भाग पड़ेंगे, नो। खुद को जाने, खुद को पहचाने, आप हैं हुँ। क्या और हम क्या किसके लिए किसके बने? लिए? और ये काम तभी होगा जब हम, जो मैंने फ़ॉर्मूला बताया था, हम जब सेल्फ डिस्कवरी स्टार्ट करेंगे, तो ये रिज़ल्ट्स खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएँगी। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएँगी। हुँ। इसके लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा हमें। अच्छा उमर साहब फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी देखने वाली ऑडियंस को, यूथ को और ऐसे इंडस्ट्रियल लीडर्स को कि जो इस टाइम जो है ना वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? हुँ, गुड है। ये सबसे पहले यूथ को मैसेज है, मैसेज ये है कि जिस पैसे के पीछे हम भागते हैं, मेरी नज़र में पैसा बाई प्रोडक्ट है अच्छी आदत का। पैसा बाई प्रोडक्ट है गुड हैबिट्स का। बाई प्रोडक्ट मीन कि आप किसी कारपेंटर की शॉप पे जाएँ, वो लकड़ियाँ तराश के कुछ ना कुछ बनाता है, साथ में पीछे एक बुरादा सा बच जाता है, वो रॉ मटेरियल है, वो बाई प्रोडक्ट है। इसी तरह जो आपकी गुड हैबिट्स हैं, पैसा उनकी बाई प्रोडक्ट है। आपने जितनी सक्सेस लेनी है, कामयाबी लेनी है, उसी स्पीड से, उसी सिनेरियो से अपनी जो गुड हैबिट्स हैं, उनको अपने अंदर इंस्टॉल करते जाएँ, उन पे काम करते जाएँ और मर्तबे भी मिलते जाएँगे और ये पैसा खुद ब खुद आता जाएगा। ये यूथ को मैसेज है। और अगला मैसेज ये है कि सरदारी सरदारी 2 क्वालिटीज़ वालों को मिलती है, इल्म वाले को और सखी को। सही को इल्म वाले को और सखी को सरदारी अता की जाती है। ये प्रॉपर एक सफ़र है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से ये शुरू करने का मौका नहीं मिल सकता। आप बुक्स को स्टडी कर लें, बुक्स मिलती हैं। चैट जीपीटी से पूछ लो तो बड़ा आसान काम हो गया। उसे पूछें, बताएँ मैं कौन? उसको अपने पे चैट जीपीटी को ट्रेन करें, आपको खुद ही बताएगा वो क्या है। तो ये जो प्रॉपर मैसेज मेरा यूथ को है, ये इसको अपने अंदर कहीं पे सेव कर लें कि ये कामयाबी का सफ़र टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है। और इसको प्रॉपर टाइम लगना है। जैसे कोई भी हम एक चाय-कॉफ़ी बनाते हैं, इसके प्रॉपर इंग्रीडिएंट्स हैं, इसका टाइम है, उतने टाइम में इसमें गुज़र के आना है, तो फिर इसका जो सक्सेसफुल लाइफ़ है, उसके इंग्रीडिएंट्स हैं, जब तक वो नहीं कंप्लीट होंगे, प्रॉपर एक टाइम नहीं उसको उसमें से गुज़ारा जाएगा, आप कामयाबी की मंज़िल तय नहीं कर सकते और ये नहीं कर टाइम टेकिंग सकते। काम है। हमारी यूथ जी ट्रैक इस वजह से रातों-रात कोई ना कोई चमत्कार हो जाए, ला ऐसे नहीं हो सकता। ये नामुमकिन सी बात है, बिल्कुल नहीं होगी। बेहतरीन, बेहतरीन किस्म के जो इनसाइट्स हैं वो आज उमर साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं, हमें बताए हैं कि हमारी यूथ को अपने आप को तराशने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने आप पे एफ़र्ट नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हम ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, किस लिए बना हूँ और मुझे किस डायरेक्शन में जाके एफ़र्ट पुट करनी है, तब तक हम डिस्ट्रैक्ट ही रहेंगे और जो बल्ब की एग्ज़ाम्पल दी है, बल्ब की तरह ही हम लोग फैले जाएँगे। हमें एक तरफ लेज़र लाइट की तरह हमें अपनी डायरेक्शन को लेके जाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच उमर साहब फॉर जॉइनिंग अस।